हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कृष्णा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन की दुनिया में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं और फिर हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में फर्दर स्टडी करेंगे। सेल ऑर्गेनल्स स्टार्ट करने से पहले एक बार हम ये पढ़ लेते हैं कि यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम जरूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में, तो पहला डिफरेंस जो होता है साइज़ के में अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स की जो साइज़ होती है वो 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर की होती है, ठीक है। जो साइज़ होती है प्रोकैरियोट्स की वो 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होती है। और अगर हम यूकैरियोट की साइज़ की बात करें तो ये 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक का होता है, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है कि इस जो न्यूक्लियर रीजन होता है प्रोकैरियोट्स में, जो न्यूक्लियर रीजन होता है प्रोकैरियोट्स में, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है। और जो न्यूक्लियर रीजन होता है प्रो यूकैरियोट्स में वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, ठीक है। तो ये सेकंड डिफरेंस हो गया। थर्ड की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है, और यूकैरियोट्स में एक से ज़्यादा यानी मैनी क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। फोर्थ पॉइंट की बात करें, इसमें जो सेल ऑर्गेनल्स होता है वो अब्सेंट होता है, ठीक। प्रोकैरियोट्स में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो अब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट्स में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हो गए प्रोकैरियोट्स के और यूकैरियोट्स के। पहला डिफरेंस साइज़ के ऊपर कि जो प्रोकैरियोट का जो साइज़ है वो 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक का होता है और यूकैरियोट का जो साइज़ है वो 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक का होता है, ठीक है। और 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू द 10 की पावर -6 मीटर होता है, ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया। सेकेंड डिफरेंस ये है कि जो प्रोकैरियोट्स होता है उसमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है और यूकैरियोट में जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये बाउंड नहीं होता है प्रोकैरियोट में, इसीलिए इसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है, ठीक है। उसका जो न्यूक्लियर रीजन होता है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। थर्ड है कि प्रोकैरियोट में सिंगल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और यू में बहुत सारे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि प्रोकैरियोट सेल्स में जो सेल ऑर्गेनल्स होता है वो अब्सेंट होता है और यूकैरियोट में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई प्रोकैरियोट्स की और यूकैरियोट्स के डिफरेंस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है। तो सेल ऑर्गेनल्स के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, किसी भी सेल के अंदर जो कंपोनेंट होता है उसी को हम लोग सेल ऑर्गेनल कहते हैं। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बात किया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, मतलब हर कंपोनेंट्स का जो मेम्ब्रेन होता है वो अलग, उनका खुद का एक अलग मेम्ब्रेन होता है। अब ये मेम्ब्रेन्स क्यों होते हैं, क्योंकि हर कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं सेल के अंदर उसमें केमिकल रिएक्शंस चल रहा होता है और ये केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं ये एक सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और एक मतलब उसको डैमेज होने से बचाते हैं, ठीक है। इसलिए ये सेल मेम्ब्रेन होता है। अब कौन कौन से हैं ये कंपोनेंट्स, जैसे हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइजोसोम हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो ये सब हमारे कंपोनेंट्स हो गए यानी सेल ऑर्गेनल्स हो गए, ठीक है। और आज हम बात करेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं सेल ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये एक लार्ज नेटवर्क होता है किसका, ट्यूब्यूल्स का, ठीक। मतलब ये बहुत बड़ा नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल्स का, वही ट्यूब्स जो होते हैं सर्कुलर वाले उन्हीं ट्यूब्यूल्स का, शीट्स का, और किसका होता है ये वेसाइकल्स का। अगर आप किसी भी माइक्रोस्कोप में अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखेंगे तो इसका एक आपको लार्ज नेटवर्क देखने मिलेगा ट्यूब्यूल्स का, ठीक है, शीट्स का, ठीक, और वेसाइकल्स का, मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, बैग के समान स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो बात हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला हमारा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा हमारा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एक स्मूथ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक हमारा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ क्यों होता है थोड़ा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यह रफ इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और ये जो राइबोसोम्स होगा ये प्रोटीन का प्रोडक्शंस करते हैं। वह दोबारा से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है।
और राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है। ठीक, अब बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का रेटिकुलम होता है ये लिपिड का फॉर्मेशन करता है प्लस फैट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये लिपिड का फॉर्मेशन करता है और ये फैट का, ठीक है, फॉर्मेशन करता है। और लिपिड और फैट मिलकर सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये सेल मेम्ब्रेन की जैसे सेम होती है। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये सेल मेम्ब्रेन जैसे सेम होती है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिपिड बनाता है, जो फैट बनाता है, इससे क्या बनता है, सेल मेम्ब्रेन बनता है। और इस सेल मेम्ब्रेन के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, मतलब जो प्रोसेस है सेल मेम्ब्रेन बनना फैट से और लिपिड से, ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, ये तो बात हो गई मेम्ब्रेन के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तो इसका जो अपीयरेंस होता है, किसका अपीयरेंस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो अपीयरेंस होता है ये डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट होता है। ठीक है, मतलब ये अलग अलग सेल्स में इसका जो अपीयरेंस होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ये अलग अलग होगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक चैनल क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, चैनल क्रिएट करता है, स्पेशली प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक चैनल क्रिएट करता है। और ये प्रोटीन्स को कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है, ये साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस के बीच में इसको ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये चैनल्स की बात हो गई। नेक्स्ट बात करें अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एक फ्रेम का काम करता है साइटोप्लाज्मा के लिए। मतलब जैसे हमारी फोटो किस में होती है, फ्रेम में होती है, वैसे जो साइटोप्लाज्म होता है उसके जो फ्रेम का जो काम करता है कौन करता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये क्या करता है, जो ड्रग्स होते हैं या फिर जो पॉइजनस होते हैं इनको ये डीऑक्सीफाई करता है। ठीक है, इनको ये डिटॉक्सीफाई करता है। ठीक, जो भी ड्रग्स हो गए, पॉइजनस हो गए, इनको ये डिटॉक्सीफाई करता है। मतलब क्या है, मतलब अगर ये तो इसमें यह करता है, या फिर जो स्ट्रेंथ होती है ड्रग्स की, या फिर जो स्ट्रेंथ हो गई हमारी पॉइजनस को, उसको कम करेगा या फिर उसको क्लीन कर देगा। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डिटॉक्सीफाई भी करता है। ठीक है, तो आज मैंने बात किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनल्स के ऊपर। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनल्स के ऊपर। ठीक है।